क्लास 8। आज हम आपके सिविक्स के लेसन नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज्म। मैं आपको पहले आपके बुक के पीछे के कुछ क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी, इसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एड ग्रेड के क्वेश्चंस भी। डिस्कस विथ योर टीचर what you understand by the term constitutive. Provide one example of constitutive rules from your everyday life. The term constitutive means fundamental or basic or essential. Constitutive यानी जो ज़रूरी है, जो हमारी आम ज़रूरत है. In a country like India, where different communities of people share certain beliefs and may not necessarily agree on all issue, यानी कि जैसे भारत है हमारा देश, जिसमें अलग अलग जातियों के जनजातियों के लोग रहते हैं, जिनके अपने कुछ certain beliefs हैं, यानी कि वो कुछ चीज़ों में भरोसा रखते हैं, कुछ चीज़ें वो नहीं मानते हैं. तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ पर एग्री करें, यानी कि हर चीज़ को वो एक जैसे माने, सबका दिमाग एक जैसा हो, हर चीज़ पर उनकी सहमति हो. Thus, it is important to make certain rules and regulations which had to be essentially followed by each and every citizen of India. इसलिए ये ज़रूरी था कि कुछ नियम कायदे ऐसे बने जिनको फॉलो करना हर एक का कर्तव्य है, जो भी सिटीज़न ऑफ इंडिया है. It is important for the smooth running of the country along with its diverse cultures, faith, religious, etc. तो इससे क्या होगा, ये क्यों ज़रूरी है? ताकि हमारी जो कंट्री है उसका काम स्मूथली यानी आराम से चलता रहे, साथ में ही हमारे यहाँ जितने अलग अलग तरीके के धर्म हैं और ये सब हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से रह सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल, गोइंग टू स्कूल डेली, यानी कि रोज़ स्कूल जाना. इट इज़ असेंशियल फॉर एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल डेली, यानी हर बच्चे के लिए ज़रूरी है कि वो रोज़ स्कूल जाए. It not only helps to gain knowledge about various subjects but also inculcates various other good habits like obeying elders, respecting teacher, working in a group with cooperation, following rule. यानी कि सिर्फ इससे उसे ज्ञान नहीं मिलता है, इसके साथ में उसके अंदर अच्छी आदतें भी आती हैं, जैसे दूसरों की मदद करना या और एल्डर्स को ओबे करना यानी बड़ों की बात मानना, टीचर्स को इज्जत देना, आपस में साथ में सहमति से काम करना, ग्रुप्स में एक दूसरे की मदद करना और रूल्स को फॉलो करना. Why did people of Nepal want a new constitution? नेपाल के लोगों को एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों थी? The people of Nepal want a constitution because the previous constitution of Nepal adopted in 1990 reflect the fact that the final authority rested with the king. यानी कि नेपाल के लोगों को एक नए कॉन्स्टिट्यूशन, एक नए संविधान की ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि 1990 में जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें ऐसा माना गया कि जो फाइनल अथॉरिटी है वो राजा में है, यानी कि जो भी फाइनल डिसीजन लेगा वो राजा लेगा. इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल ऑफ द कंट्री दैट दे वांट नेपाल टू बी एंड दैट दे हैव फॉट फॉर. यानी कि इसमें और लोगों की कोई सहमति नहीं थी जो भी डिसीजंस लिए जाते थे. तो जिन लोगों ने लड़ा था अपने देश के लिए उन्हें ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो चाहते थे कि उनका संविधान बदला जाए. In what way is the class monitor misusing his power? The class monitor is making wrong complaints of the innocent students to the teacher. यानी कि class monitor जो था वो जो मासूम बच्चे थे उनकी गलत कंप्लेंट करता था टीचर से. Thus the innocent students are either scolded by the teacher or get punishment for not doing anything wrong. और उससे क्या होता था कि टीचर या तो उनको चिल्ला देती थी या उन्हें पनिशमेंट मिलता था जबकि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था. इस तरीके से क्लास मॉनिटर अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा था. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज द मिनिस्टर मिस यूजिंग हिज पावर? तो किन किन सिचुएशन में मिस यूज़ हो रहा है? रिफ्यूजेस टू सैंक्शन अ प्रोजेक्ट ऑफ हिज मिनिस्ट्री फॉर साउंड टेक्निकल रीज़न, यानी कि सही टेक्निकल रीजंस की वजह से अगर कोई मिनिस्टर है जो सैंक्शन नहीं कर रहा है अपनी मिनिस्ट्री का कोई प्रोजेक्ट, तो ये तो पावर का मिसयूज़ नहीं है. हो सकता है कि कुछ सच में प्रॉब्लम हो. इसके अलावा अगला है थ्रेटन्स टू सेंड हिज सिक्योरिटी स्टाफ टू रफ अप हिज नेबर, यानी कि अपने पड़ोसी पर अपने सिक्योरिटी स्टाफ या गार्ड को छोड़ने की धमकी देना, ये मिसयूज़ है. साथ में कॉल्स अप द पुलिस स्टेशन आस्किंग देम नॉट टू रजिस्टर अ कंप्लेंट दैट इज़ लाइकली टू बी फाइल्ड अगेंस्ट हिज रिलेटिव, यानी हो सकता है उसके किसी रिश्तेदार ने कुछ करा हो जिसकी FIR हो सकती हो, तो वो पुलिस स्टेशन कॉल करके उन्हें मना कर दे कि आप मेरे रिश्तेदार की कंप्लेंट ना लिखें. तो ये भी पावर का मिसयूज़ है. हु इज़ इन माइनॉरिटी इन द अबव स्टोरी? पेज नंबर 8 पर टेक्स्ट बुक में एक स्टोरी बोर्ड दिया हुआ है जिसमें आपको कुछ दिखेगा. आपको बताना है कि उसमें से माइनॉरिटी कौन है और किस तरीके से माइनॉरिटी को डोमिनेट करा जा रहा है.
गर्ल्स आर इन द माइनॉरिटी, यानी कि लड़कियां माइनॉरिटी हैं। माइनॉरिटी यानी जो लोग कम संख्या में होते हैं, मेजॉरिटी यानी जो लोग ज़्यादा संख्या में होते हैं। बॉयज़ वांट टू प्ले क्रिकेट वाइल गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन बास्केटबॉल, यानी जो लड़के हैं वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, गर्ल्स बास्केटबॉल खेलना चाहती हैं। टीचर डिसाइड्स टू सेटल द प्रॉब्लम विद द शो ऑफ हैंड्स एज देयर आर मोर बॉयज़ इन द क्लास दे वॉन्ट, यानी कि टीचर बोलता है कि जो ज़्यादा अमाउंट में है वो अपने हाथ खड़े करें, जो लोग ज़्यादा हैं, लड़के ज़्यादा हैं, तो उनको खेलने दिया जाता है, वो जीत जाते हैं। इस तरीके से जो माइनॉरिटी है, यानी कि जो कम रह गए हैं, उनको मेजॉरिटी डोमिनेट करती है। Why was Shabnam happy that she had not watched TV? Why would she have done in similar situation? Shabnam was happy that she had not watched TV because she got sufficient time to revise her last 2 chapters. शबनम ने टीवी नहीं देखी, इसलिए उसको टाइम मिल गया जिससे उसने अपने आखिरी के 2 चैप्टर रिवाइज करे। In the test, many questions were asked from the last 2 chapter which she attempted correctly, क्योंकि उस चैप्टर में से टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आए और अगर आप शबनम की जगह होते तो आप भी यही करते। अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी में, उनके बारे में हम एग्जाम्पल्स के थ्रू पढ़ेंगे। द पीपल ऑफ नेपाल आर राइटिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर सक्सेस ऑफ पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी, यानी जीत के बाद में वो अपने नया संविधान लिख रहे हैं। इससे क्या होगा? इट लेज डाउन आइडियाज़ दैट डिफाइन द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी वांट टू लिव इन, यानी उसमें कुछ बेसिक नियम कायदे लिखे होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारे देश में क्या होगा। सुरेश द क्लास मॉनिटर रॉन्गली पिक्स ऑन अनिल एंड हिज क्लासमेट, तो अगर ऐसा कोई कर रहा है जो गलत किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है या किसी को दबाने की कोशिश कर रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स क्या है? इट लेट्स डाउन रूल दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ पावर बाय अवर पॉलिटिकल लीडर, यानी उसमें नियम कायदे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो वो अपनी पावर का गलत यूज़ नहीं कर सकता है। द गर्ल्स डोंट गेट द प्ले बास्केटबॉल बिकॉज द बॉयज़ आर इन मेजॉरिटी, लड़के मेजॉरिटी में थे तो लड़कियों को बास्केटबॉल नहीं खेलने को मिला। इट कंटेन्स रूल दैट इंश्योर्स दैट माइनॉरिटीज़ आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज़ रूटीनली अवेलेबल टू द मेजॉरिटी, यानी हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि अगर कोई चीज़ है जो मेजॉरिटी में रहने वाले लोग यूज़ कर रहे हैं तो माइनॉरिटी वालों को उससे कोई दूर नहीं रख सकता है, माइनॉरिटी वाले भी उसे यूज़ करेंगे। ठीक है। शबनम डिसाइड्स टू रिवाइज हर चैप्टर इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी, यानी शबनम ने टीवी देखने की जगह अपने चैप्टर रिवाइज करे। इट मीन्स दैट वी माइट एट टाइम्स फील पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग अबाउट एन इशू दैट माइट गो अगेंस्ट आर लार्ज इंटरेस्ट, यानी कि हो सकता है कुछ नियम कुछ रूल ऐसा आए जो हमारे इंटरेस्ट में नहीं हो, यानी हम नहीं चाहते हों कि ये नियम आए, लेकिन वो नियम सबके लिए ज़रूरी हो। स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है हम पढ़ेंगे। State refers to political situation that represents a sovereign people who occupy different territory. For example, the Indian state, the Nepal state. और गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड एनफोर्सिंग लॉ, यानी कि इनका काम क्या है कि नए नियम लाना और फिर देखना कि लोग नए नियम फॉलो कर रहे हैं या नहीं। गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन से बदल जाती है। स्टेट एक डेफिनेटिव टेरिटरी होती है, यानी जहाँ है वहीं रहती है। गवर्नमेंट इलेक्शंस के साथ बदलती है। स्टेट रेफर्स टू मोर दैन जस्ट द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट से ज़्यादा होती है स्टेट, और गवर्नमेंट सिर्फ स्टेट का एक पार्ट होती है। विच फंडामेंटल राइट्स विल द फॉलोइंग सिचुएशन वायलेट? इफ़ अ 13-year-old चाइल्ड इज़ वर्किंग इन अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कारपेट, अगर 13 साल का एक बच्चा है जो कारपेट बनाने की फैक्ट्री में काम कर रहा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि बच्चों को काम करना अलाउड नहीं है। इफ़ अ पॉलिटिशियन इन वन स्टेट डिसाइड नॉट अलाउ लेबर्स फ्रॉम अदर स्टेट टू वर्क इन स्टेट, यानी कि अगर एक स्टेट का पॉलिटिशियन है जो डिसाइड करता है कि आज से इस स्टेट के जो मजदूर हैं वो यहाँ काम नहीं करेंगे, तो राइट टू फ्रीडम, क्योंकि सबको फ्रीडम है कि वो कहाँ भी काम कर सकते हैं। इफ़ अ ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट गिवन परमिशन टू ओपन अ तेलुगु मीडियम स्कूल इन केरला, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का वायलेट होगा ये, क्योंकि हर किसी को अपने कल्चर अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाने का मौका दिया जाता है। इफ़ द गवर्नमेंट डिसाइड नॉट टू प्रमोट एन ऑफिसर ऑफ द आर्म फोर्सेज फॉर बीइंग अ वुमेन, यानी कि अगर कोई ऑफिसर है जो औरत है और अगर उसको प्रमोशन इस वजह से नहीं मिल रहा है, तो राइट टू इक्वालिटी को हम वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी बताता है कि यहाँ पर सबका समान अधिकार है, चाहे वो आदमी हो औरत हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको यहाँ पर एक समान माना जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो मैंशंस फंडामेंटल ड्यूटीज़, कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, कब देखते हैं मैंने। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 1976 में आई थी, 42nd अमेंडमेंट जब हुआ था।
ये ड्यूटीज़ हम परफॉर्म करते हैं हमारे नेशन को, एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, हमारी कंट्री के हेरिटेज को मानने के लिए, मनाने के लिए, चेरिश करने के लिए। इनमें से कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है? टू अबाइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। यानी हम जो भी काम करें वो हमारे संविधान के अनुसार करें, जो उसमें मना हो वो ना करें। इसके साथ में हम संविधान में लिखे हुए जितनी भी चीज़ें हैं उन सब की इज़्ज़त करें, हमारे झंडे की इज़्ज़त करें और हमारे नेशनल एंथम की इज़्ज़त करें। दूसरा है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यानी उसमें जो भी लिखा हुआ है उसे हम मानें, उसे फॉलो करें, क्योंकि इन सब की स्ट्रगल की वजह से हमें आज़ादी मिली थी। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी कि हमें किन चीज़ों की रक्षा करनी है कि हमारा जो भारत है वो यूनिटी में रहे, हमेशा सब एक साथ मिलकर करें जो भी करें। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन दे कॉल अपॉन टू डू सो। यानी हमारी कंट्री की रक्षा करना जब भी ज़रूरत पड़े हमारा कर्तव्य है। टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजन, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज। टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। यानी कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जिस भी धर्म के हैं, जिस भी जात के हैं, वो सब आराम से पीसफुली हार्मनी में रहें, ठीक है, उनके बीच में भाईचारा हो। इसके साथ में ही ऐसी प्रैक्टिसेस ना करना, ऐसी चीज़ें ना करना जिससे किसी औरत की इज्जत खराब हो। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। यानी कि हमारे जितना भी पास्ट है, जितने भी हमारी बची हुई चीज़ें हैं अभी भी हेरिटेज की, पहले की हिस्ट्री की, उन सबको प्रिजर्व करके रखना, बचा के रखना। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ। टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। यानी कि हमें और किन चीज़ों की रक्षा करनी है? जितना भी हमारा इन्वायरमेंट है, हमारे जंगल, तालाब, नदियाँ, वाइल्ड लाइफ जो भी हैं, जो भी जानवर हैं, हर किसी के लिए कंपैशन रखना। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। यानी कि अगर कुछ गलत होता है तो उसकी इंक्वायरी करना, उसे सही करना, क्वेश्चन करना चीज़ों को, ये भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस। यानी कि आप किसी पब्लिक जगह पर हो तो उसकी रक्षा करना, उसको ख़राब ना करना। To strive toward excellence in all spheres of individual collective activity so that the nation constantly rise to higher levels of endeavor and achievement। यानी कि आप जिस भी क्षेत्र में काम करो बहुत एक्सीलेंटली काम करो जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो। Providing opportunities for education to his child in the age group 6 to 14 if there is parent or guardian। यानी कि बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को एजुकेशन देना, खासकर 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? राइट और ड्यूटी जो है वो इंटरडिपेंडेंट है। यानी कि हम चाहते हैं कि हमें कुछ मिले, हमारे कुछ राइट्स हों, तो हमें अपनी ड्यूटी भी देना पड़ेगी। ये मॉरल ऑब्लिगेशंस होते हैं जिससे हमारे अंदर पैट्रियोटिज्म आता है, यानी देशभक्ति आती है कि ये हमारा देश है, इसमें यूनिटी मेंटेन करना, सब लोग एक साथ रहें, ये सब करना हमारी ड्यूटी है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। What is inter-community domination? The majority is in habit of dominating the minority. When community is dominated by another community, it refers to inter-community domination। यानी कि जो लोग ज़्यादा संख्या में हैं कम्युनिटी में, अगर वो किसी छोटी कम्युनिटी वाले को दबाते हैं तो हम उसे इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन बोलते हैं। What is इंट्रा-कम्युनिटी डोमिनेशन? इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन मतलब होता है कि एक ही कम्युनिटी है, एक ही सोसाइटी है और उसमें ही लोग आपस में एक दूसरे को दबा रहे हैं, तो वो इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन होता है। फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है, कितने हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज सर्टन बेसिक राइट्स टू ऑल इट्स सिटीजन। यानी हमारा संविधान हमें कुछ राइट्स देता है। दीज राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। ऑल टुगेदर देखा जाए तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास, यानी कि हमारे अधिकार है। राइट टू इक्वालिटी, यानी कि अभी जैसा मैंने बताया कि हर कोई लॉ के सामने इक्वल होता है और जो कंट्री का लॉ है वो उन्हें इक्वली प्रोटेक्ट करता है। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और सेक्स। यानी कि किसी का कोई भी धर्म हो, कोई भी जात हो, वो पुरुष हो या महिला हो, जो भी है सब एक समान है। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। यानी हर किसी के पास ये
एक्सेस है कि वो पब्लिक प्लेसेस में जाएं, यानी कि रेस्टोरेंट्स जो हैं, पार्क्स जो हैं, वो सब लोग जा सकते हैं, भले ही वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों। इसके साथ में स्टेट जो है वो किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो पुरुष को जॉब दे देंगे पर महिला को जॉब नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। राइट टू फ्रीडम, एवरीवन हैज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी सबको बोलने का अधिकार है। राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आप पूरे देश में कहीं भी जाकर रह सकते हो। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस चला सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, आपका प्रोफेशन आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग, यानी कि लोगों को बेचना, फोर्स्ड लेबर, उनसे ज़बरदस्ती काम कराना और 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराना गलत है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि हर किसी के पास रिलीजियस फ्रीडम है, हर कोई जिस भी धर्म का है वो अपने धर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें करता है, जो भी उनकी प्रेयर हैं, जो भी उनकी पूजा हैं, वो कर सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं हमारे यहाँ पर, यानी कि जो कम अमाउंट में लोग हैं, कम क्वांटिटी के लोग हैं, कम संख्या है उनकी, जो भी उनका धर्म है, जो भी लैंग्वेज वो बोलते हैं, वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डाल सकते हैं जहाँ पर वो अपने धर्म के बारे में बताएं, अपने धर्म का प्रचार करें। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अ पर्सन हैज़ राइट टू गो टू कोर्ट फॉर जस्टिस, यानी कि जो जिसका भी ऐसा लगता है कि कुछ गलत हुआ है उसके पास साथ में, तो वो कोर्ट जा सकता है। अगर उन्हें लगता है कि कुछ उनका अधिकार था जो उन्हें नहीं मिल रहा है तो वो कोर्ट जा सकता है। अब कुछ एड ग्रेड के क्वेश्चंस हैं। कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये हम पहले देख चुके हैं, ताकि देश जो है वो अच्छे से स्मूथली काम कर सके। नेपाल में मोनार्ची कब ख़त्म हुई थी, यानी कि जो राजा था कब ये ख़त्म हुआ था सिस्टम के, वहाँ पर सिर्फ राजा ही है जो डिसीजन ले सकता है, 2006 में। ये भी हम देख चुके हैं कि जब संविधान नेपाल में पहले से था तो उन्हें नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। इसके बाद इन विच ईयर वॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड एंड हाउ मेनी ईयर्स डिड इट टेक टू फॉर्म। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो जुलाई 1946 में बनी थी। इस प्रोसेस में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। फेडरलिज्म का मतलब क्या है? फेडरलिज्म रेफर्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री, यानी एक देश में एक से ज़्यादा टाइप की गवर्नमेंट होना। ये बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर चलती है, संविधान के हिसाब से। इंडिया में गवर्नमेंट किन किन लेवल पर होती है? एक होती है स्टेट लेवल पर, एक होती है सेंटर लेवल पर, और जो गांव में गवर्नमेंट चलती है वो होता है पंचायती राज, यानी पंचायती सिस्टम। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज या फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज प्रोवाइड्स द राइट टू वोट टू ऑल सिटीजन्स, यानी कि जितने भी अडल्ट सिटीजन हैं 18 से ऊपर वो वोट दे सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ। ज़रूरी नहीं है कि वो अमीर हैं या गरीब हैं, उनकी कितनी भी इनकम हो, उनकी कितनी भी एज हो, वो महिला हो या पुरुष हो, सोसाइटी में उनका जो भी स्थान हो, किसी भी जात किसी भी धर्म के वो हों और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से वो हों, सब किसी को अधिकार है कि वो वोट देंगे और वोट उन्हें देना भी चाहिए, ये हमारी एक ड्यूटी भी है। ठीक है, इस राइट टू वोट को हम यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज कहते हैं। 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के नाम बताना है। 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव जो है वो स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल है जो रिस्पॉन्सिबल रहता है कि जो लॉ बनाए गए हैं उन्हें चलाया जाए आगे, कि लोग उनको माने। What is called as conscience of the Indian Constitution? The section on fundamental right has been referred to as conscience of the Indian Constitution, यानी भारतीय संविधान की जो अंतरात्मा है उसे बोला गया है फंडामेंटल राइट्स को। Colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of nationalists, and they wanted to ensure that set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. यानी बहुत समय तक हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने राज करा था। उसके बाद जो नेशनलिस्ट लोग थे वो चाहते थे कि कहीं पर लिखा हुआ हो कि हमारे क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे अधिकार क्या क्या हैं। तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमें बचाते हैं, वो हमारी पावर है स्टेट के ऊपर, यानी इनको हमसे कोई नहीं छीन सकता है। वाई वॉज द सेक्शन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? The section of directive principle of state policy was designed by members of Constituent Assembly to ensure greater social and economic reforms, यानी कि जिससे हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ पाएँ,
टू सर्व एज अ गाइड टू इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट्स, यानी कि जो इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट्स हैं, जो फ्री हैं, जो किसी के रूल में नहीं आती हैं, वो अपने नियम कायदे बना सकें, जिससे बहुत सारे लोगों की पॉवर्टी ख़त्म हो। पॉवर्टी यानी गरीबी ख़त्म हो। कितने तरीके के फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उनके नाम भी और किस तरीके से वो काम करते हैं ये भी। तो ये आपका सिविक्स का फर्स्ट लेसन हो चुका है। हिस्ट्री के मैं 2 लेसन डाल चुकी हूँ, साथ में ज्योग्राफी के भी, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एड ग्रेड के भी क्वेश्चंस हैं। इसके साथ में आपको कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे कि हिंदी के, इंग्लिश के और साइंस के। तो आप वीडियोस देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।